हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं अंतर वाले प्रश्न जो 2025 में फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल 2 नंबर का पूछता ही है, 2 मार्क्स का आता ही है। हर साल अंतर वाले प्रश्न आप लोगों को आता ही है। तो हम मात्र 9 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो इसी 9 में से कोई आपको एक क्वेश्चन आएगा, तो अच्छी तरह से इसको याद भी कर लीजिएगा या कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं वह क्वेश्चन आपको पहले ही दे दिया गया, यहाँ दिया गया है जीवाश्म ईंधन और सूर्य, इस दोनों के बारे में क्या करना है, अंतर लिखना है। उसके बाद आता है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक के बारे में लिखना है। उसके बाद उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, उसी तरह अनवीकरणीय और नवीकरणीय के बारे में बताना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बताना है, और प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, इसी को हम लोग एसी बोलते हैं और इसको डीसी बोलते हैं। और इस तरह का और 3 क्वेश्चन है जो आप लोगों को आगे मिलेगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोगों का जितेश स्टडी में स्वागत है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आ गया, वास्तविक और आभासी। आभासी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, तो अच्छी तरह से देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। तो वास्तविक कहने का मतलब समझ लीजिए गोरा आदमी, अपनी भाषा में समझ सकते हैं। वास्तविक कहने का मतलब गोरा आदमी, और आभासी कहने का मतलब काला आदमी। काला आदमी, तो इस दोनों के बीच में आज हम गोरा और काला के बीच में अंतर समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब यानी गोरा आदमी के बारे में, और काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब यानी काला आदमी। तो यहाँ दिया है, कहता वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दे पर कहने का मतलब एक तरह से हम समझ लीजिए, जब शादी ब्याह होता है तो स्टेज पे देखिएगा, जो जितना सुंदर सुंदर लड़की होगी तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्टेज पे भेजते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यानी गोरा आदमी को हम लोग कहाँ प्राप्त कर लेंगे, पर्दे पर। यानी कहने का मेरा मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ उतार सकते हैं, पर्दे पर। ठीक उसी प्रकार जब काला आदमी होगा तो यहाँ देखिए उसको पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब जो काला आदमी होगा क्या उसको स्टेज पर हम लोग भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। ठीक उसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब कहने का मतलब काला आदमी, तो काला आदमी को हम लोग यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। मेरा पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर कहता है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। देखिएगा जो गोरा आदमी होगा ना वो हमेशा टेढ़े रहेगा, हमेशा देखिएगा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, उल्टा बोलेगा। इससे पता चल सकता है, देखिएगा जो गोरा आदमी होता है वह हमेशा उल्टा बोलेगा, यानी उल्टा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और काल्पनिक को देखिए काला आदमी होगा जो क्या होगा, सीधा होगा। कहने का मतलब काला आदमी क्या होता है, सीधा। इसका मतलब हो गया कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा प्राप्त होता है। अब अगला है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक को दर्पण के पीछे। कहने का मतलब है जब देखिएगा कोई गोरा आदमी होगा तो वह कैमरा वाला के सामने जब शादी भी होगा देखिएगा आगे आगे घूमेगा, वो मेरा भी थोड़ा फोटो खींच लीजिए। तो ठीक उसी प्रकार यानी वह दर्पण के आगे रहेगा, उसको हमेशा खाली दर्पण मुंह में अपना देखते रहेगा, चेहरा देखते रहेगा दर्पण में। लेकिन जो काला आदमी होगा वह कैमरा को देख क्या करेगा, पीछे पीछे भागेगा, यानी उसके पीछे छिप जाएगा। तो इससे पता चलता है कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक दर्पण के आगे बनता है। अगर इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए, आशा करते हैं अच्छा लगा आप लोगों को क्वेश्चन, तो नोट भी कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अभी हम लोग दर्पण के बारे में देखेंगे और फिर इसके बाद इसी का लेंस के बारे में देखेंगे। तो पहले उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं। उत्तल दर्पण, उत्तल मतलब इससे पता चलता है कि उठा हुआ, और अवतल कहने का मतलब धंसा हुआ। चलिए, तो कहता है उत्तल दर्पण में पहला क्या लिखेंगे, जिसका अंदर का भाग देखिएगा, जिसका भीतरी भाग क्या रहता है, पॉलिश क्या रहता है। उसके बाद इसमें उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है हमेशा, और जब काल्पनिक होगा तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इसी तरह इसका उपयोग हम वो साइड मिरर के रूप में करते हैं, गाड़ी के चालक के बगल में जो लगा हुआ रहता है। और अवतल दर्पण में क्या लिखा हुआ है, यह उभरा हुआ भाग, इसका उभरा हुआ भाग पॉलिश रहता है, और इसका भीतरी भाग यानी धंसा हुआ भाग पॉलिश रहता है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
इसका उपयोग हम लोग अब उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में करते हैं, और इसका उपयोग हम टॉर्च में, गाड़ी के हेडलाइट में, और उसके बाद दंत चिकित्सा में, अनेक प्रकार के रूप में इसका अवतल दर्पण का हम लोग करते हैं, या सैलून में क्या आता है। चलिए इतना अंतर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पहला में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का भीतरी भाग पॉलिश के बनाता है, और उत्तल दर्पण का भीतरी भाग पॉलिश के बनाता है, और अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग पॉलिश कराता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में करते हैं, और अवतल दर्पण में हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, अनेक प्रकार के रूप में करते हैं। चलिए तो इतना भी लिख देंगे, अंत से मेरा 2 नंबर मिल जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आपको अंतर बताना है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्या दिया है, तो निकट दृष्टि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, यानी निकट दृष्टि जो होगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। निकट वाला की दूरी हो जाएगी, दूर हो जाएगा, और दूर वाला के क्या होगा, यानी उल्टा हो जाएगा। निकट है तो दूर हो जाएगा, और दूर है तो क्या होगा, निकट हो जाएगा। इसका नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, और इसका नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ देखिए निकट तो कई गो अक्षर है, 3 गो है, तो 3 गो वाले को ना हम लोग 4 गो अक्षर वाले से उपयोग करेंगे। निकट है तो अवतल से, और दूर है 2 गो अक्षर है तो इसको 3 गो अक्षर वाले से करेंगे। यानी 3 है तो 4, और 2 है तो 3। तो लिखेंगे कैसे, फिर समझ लेंगे। लिखेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में निम्नलिखित अंतर है। पहला लिखेंगे तो नेत्र निकट दृष्टि जो होता है उसका नेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, अधिक हो जाता है, और इसका दृष्टि दोष में नेत्र की फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। उसके बाद लिखेंगे निकट दृष्टि दोष का नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, और दूर दृष्टि दोष का नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आता है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। संलयन कहने का मतलब होता है जुटना, और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो ये दोनों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से थोड़ा समझेंगे। तो दिया है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित अंतर है। तो पहले हम लोग नाभिकीय संलयन के बारे में चलते हैं, और उसके बाद सीखेंगे नाभिकीय विखंडन। तो दिया है तो जब 2 हल्के नाभिक संलयन में जुट रहा है, तो जब 2 हल्के नाभिक अभिक्रिया करके जब एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा तो क्या कहलाएगा, नाभिकीय संलयन कहलाएगा। और इसमें देखिए ठीक इसका उल्टा है, जब एक भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिक का निर्माण करेगा तो क्या कहलाएगा, नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। इसमें जुटेगा, यानी ये 2 हल्के नाभिक जुट गया, एक भारी नाभिक का निर्माण किया, और इसमें क्या है, एक भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिक में बदल गया। ठीक उसी प्रकार यह अत्यधिक ताप पर पूरा होता है। संपन्न करने का मतलब पूरा होना, यानी नाभिकीय संलयन के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, और नाभिकीय विखंडन के लिए जो क्रिया ताप है वह स्वतंत्र होती है, या कोई भी ताप पे अपना काम कर सकती है। उसके प्रकार है उसके बाद है नाभिकीय संलयन प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है, और नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होता है। चलिए इतना लिखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि नाभिकीय संलयन में जो उसका ताप अधिक है कितना चाहिए, तो 4 गुने 10 के, इसको इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे गलती है, 4 गुने 10 के पावर 6 डिग्री सेल्सियस इतना क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर चाहिए। किसके लिए, तो नाभिकीय संलयन के लिए, और इसका क्या है, यह स्वतंत्र है। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे जब 2 हल्के नाभिक आपस में जुट करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। और जब एक भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिक में बदल जाता है तो क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। आप 2 नंबर में लिख सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, जब एक भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिक में बदल जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ये भी आपको 2 नंबर पूछ सकता है। चलिए तो समझ गए, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय और नवीकरणीय में अंतर बताना है। अनवीकरणीय का मतलब है समाप्त हो जाना, अनवीकरणीय का मतलब समाप्त हो जाना, और नवीकरणीय का मतलब समाप्त नहीं होना।
यानी इसको हम लोग एक बार जब उपयोग करेंगे तो दूसरा उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं अनवीकरणीय और नवीकरणीय के बारे में। कहता है पहला नंबर क्या दिया, ऊर्जा का वह स्रोत जो समाप्त होने वाले हो, जिसकी प्राकृतिक उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद होता है, उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे में कोयला को लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। फिर समझ लीजिए, है ना, वह स्रोत जो समाप्त होने वाला हो और जिसका उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद होता है, उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे में कोयला। और यहाँ देखिए, वह स्रोत जो अपरिमित हो तथा जिन्हें प्राकृतिक निरंतर प्रदान, जो हमेशा देती है, प्राकृतिक हमें हमेशा देती रहती है, वे क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय स्रोत। जैसे में सौर ऊर्जा, उसके बाद लिख सकते हैं पवन ऊर्जा। इसी तरह से बहुत है जो प्रकृति का देन है। ठीक उसी प्रकार अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो वायुमंडल क्या करता है, प्रदूषित करता है। यानी जो हम लोग गैस अति करेंगे, यूज करेंगे, जो खाना बनाएंगे, कोयला से जो गैस निकलता है, जो धुआं निकलता है, वह क्या होगा, वायु से प्रदूषित होने लगता है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है, यानी इसमें कोई प्रदूषण नहीं निकलता है। चलिए तो इसमें इतना लिख दीजिएगा तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बताना है। तो विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक, तो कहता है विद्युत चुंबक जो है क्या है, इसको हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं, और यह क्या है, अस्थायी चुंबक है। इसमें हम लोग नरम लोहा का उपयोग करते हैं अस्थायी बनाने के लिए, और इसमें हम लोग इस्पात का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, इस्पात का उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अस्थायी चुंबक को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इस्पात का, और विद्युत चुंबक में नरम लोहा का उपयोग करते हैं। चलिए, कहता है यह प्रबल चुंबकीय बल लगाता है, यानी जो विद्युत चुंबक है क्या लगाता है, प्रबल चुंबकीय बल लगाता है, और इसका आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर होता है। उसके बाद है इसकी संख्या जो है ना, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर फेरा जितना बढ़ेगा इसका शक्ति क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। मान लीजिए यह आपका एक छड़ है, और इस छड़ पे अगर फेरा जितना ज़्यादा देंगे, जितना ज़्यादा रहेगा, समझ लीजिए इसका ताकत क्या है, ज़्यादा है। और फिर दूसरा छड़ है, इससे फेरा क्या होगा, कम होगा, इसका शक्ति कम होगा। तो वही कहता है कि यह फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर फेरों की संख्या बढ़ाने पर इसका ताकत क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला है, और अस्थायी चुंबक शक्ति क्या होती है, निश्चित रहती है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो यही आपका है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना है। चलिए, यहाँ तो बहुत सारा दिया है, लेकिन हम मेरे अगर 2 नंबर पूछता है तो हम 2 से 3 भी लिख देंगे तो हमारा 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए, या इसी क्वेश्चन को दे दिया गया है, आप उत्तल अथवा अवतल लेंस की पहचान करें। पहचान भी करना है छू करके या बिना छू करके। तो पहले हम उत्तल लेंस के बारे में चलते हैं, और फिर हम लोग बाद में अवतल लेंस के बारे में चलेंगे। तो कहता है उत्तल, तो उत्तल कहने का मतलब उठा हुआ, उत्तल कहने का मतलब उठा हुआ, और अवतल कहने का मतलब धंसा हुआ। यह कहता है, देखिए, या सॉरी, ये तो आपका दर्पण में हो गया उत्तल। हम लोग दर्पण के बारे में बात कर लिए थे, यहाँ लेंस है। देखिए, इसका हम फिगर बनाते हैं उत्तल का। तो यह हो गया आपका क्या, उत्तल, और यह हो गया आपका अवतल। देखिए, तो इसका क्या है, इसका बीच का भाग मोटा है, इसका बीच का भाग क्या है, मोटा है, और किनारे का भाग, यानी यह बीच वाला भाग है, यह बीच का भाग है, और यह क्या है, किनारा है। ये दिया है, कहता है बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग क्या होता है, पतला होता है। और इसमें देखिए, यहाँ देखिए, बीच का भाग क्या है, पतला हो रहा है, और किनारे का भाग क्या है, मोटा है। क्या है, तो वहाँ पे लिखा गया है जिसका बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा होता है। पहला अंतर हो गया। मेरा दूसरा अंतर है, बड़े अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, यानी उत्तल लेंस में अक्षर क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है, और अवतल में छोटा दिखाई देता है। यहाँ पे प्रकाश की किरण एक बूंद पर केंद्रित, यानी जब प्रकाश किरण पड़ेगी तो वह एक बूंद पर आकर क्या करेगी, चारों तरफ से पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वह एक ही दिशा से बिखर जाएगा, यानी अलग अलग पड़ेगा। तो किसमें, अवतल लेंस में। अगला है उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब भी वास्तविक होगा तो आभासी होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा। लेकिन आपको अवतल में आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब। जब भी आभासी होता है क्या होगा, सीधा होगा।
उसके बाद लेंस की बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करेगा। अगर बायां तरफ हिलाएंगे तो वह कहाँ जाएगा, दायां तरफ। लेकिन यहाँ हिलाए तो प्रतिबिंब बाईं की तरफ क्या होगा, भागेगा। अगर इसे बाईं तरफ यानी जिधर हिलाएंगे ना उधर चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें क्या है, अगर बायां हिलाए तो कहाँ चला गया, दायां में, और दायां हिलाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, बायां में। लेकिन यहाँ अगर बायां में हिलाएंगे तो बाएं में जाएगा, और दायां में हिलाएंगे तो दाएं में जाएगा, यह अंतर है। उसके बाद इसके फोकस दूरी क्या होती है, यानी धनात्मक यानी प्लस में होती है, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक में होती है। हमें कोई भी इसमें से 4 पॉइंट लिख देना। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है। इसमें लिखेंगे इसका बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा होता है। दूसरा लिखेंगे इसमें अक्षर क्या होते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, और इसमें अक्षर छोटे दिखाई देते हैं। उसके बाद लिखेंगे इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और उल्टा बनता है। और इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है। और चौथा लिख देंगे इसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसमें फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो चलिए आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी कहते हैं यानी अल्टरनेटिव करंट, और दिश धारा को हम लोग डीसी कहते हैं यानी डायरेक्ट करंट। चलिए तो हम लोग पहले दिश धारा यानी डीसी के बारे में देखेंगे, और उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ कहता है इसका जो परिणाम है वह समय के साथ स्थिर रहता है, यानी समय के साथ इसका परिणाम क्या होता है, यानी दिश धारा का परिणाम समय के साथ क्या होता है, स्थिर रहता है। और इसमें समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। यानी इसका एक परिणाम और दिशा दोनों बदलता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या बदलता है, दिशा बदलता है। और इसमें परिणाम और दिशा दोनों बदलेगा। अगला है यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करने के लिए अधिक ऊर्जा की खपत होती है। व्यय करने का मतलब खपत होता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करने में इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह ट्रांसफार्मर की मदद से धारा को विभवांतर को तरफ घटाया जा सकता है। और यहाँ क्या है, ट्रांसफार्मर की सहायता से इसकी धारा विभवांतर को क्या करता है, घटाना या बढ़ाना संभव है। इसमें संभव नहीं है, हम इसमें धारा को न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। किसमें, जैसे में बैटरी, क्या बैटरी हम लोग धारा बढ़ा लेंगे, नहीं, ना घटा सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे में हम लोग जो घरों में प्रत्यावर्ती एसी है जो बिजली चलता है, तब उसको विभवांतर के द्वारा या ट्रांसफार्मर तो क्या करते हैं, उसको धारा को हम क्या करते हैं, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगला है इस धारा की संचालन से संचालक सेल की चार्ज किया, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। बैटरी को, सेल को चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे सेल चार्ज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यह कम वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत कम खतरनाक, यानी यह क्या होता है, कम खतरनाक होता है। इसके तुलना में, एसी की तुलना में यह ज़्यादा खतरनाक है, और यह क्या है, कम है। और यह क्या है, अधिक वोल्टेज के कारण क्या है, बहुत खतरनाक होता है। कौन, तो एसी। जैसे में हम लोग को जो घर में यूज होता है वह कितना वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा, 420 वोल्ट का क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घर में 420 ट्रांसफार्मर से आता है, लेकिन 220 वोल्ट का हम लोग ही यूज कर पाते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हमारे घरों में कितना वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा यूज करते हैं, तो कितना वोल्ट, 220 वोल्ट। और कितना हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। चलिए सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम देगा। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और यह यहाँ पे आया है जीवाश्म ईंधन और सूर्य। यानी जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ेंगे और सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सॉरी 2014 होना चाहिए, जो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो देखते हैं, पहले जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, अनइनर्ट। जीवाश्म किसे कहते हैं, जैसे में कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जो पृथ्वी से प्राप्त होगा, जो खपत हो जाएगा, जो हमेशा के लिए क्या, एक बार प्रयोग करने के बाद दूसरा उसको जो उपयोग नहीं कर सकते, वह क्या कहलाता है, जीवाश्म ईंधन। तो यह क्या है, अनवीकरणीय है। और सूर्य क्या है, नवीकरणीय, यह कभी खत्म नहीं होने वाला है। उसके बाद है जीवाश्म ईंधन भविष्य में समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह भविष्य में समाप्त होने वाला स्रोत नहीं है। उसके बाद है यह प्रदूषण फैलाता है, और इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। उसके बाद है कोयला संयंत्र लगाने की लागत बहुत, यानी कोयला को अगर हम बचा के रखेंगे तो इसका लागत क्या है, बहुत अधिक है। कोयला की लागत बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अगर यानी कोयला को अगर हम खर्च करेंगे तो इसका कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम सूर्य से, सौर से अगर हम बिजली प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। लास्ट है सौर ऊर्जा, सौर यहाँ पे होगा, सौर सेल उत्पन्न की, यानी इससे क्या सकते हैं, यानी सौर सेल उत्पन्न
नहीं कर सकते। और यहाँ पे बादलों वाले दिन में हम लोग इससे हमेशा ऊर्जा उष्मा प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ इसका, हम लोग इसके बरसात हो या बादल हो कुछ भी हो तो हम इससे क्या उष्मा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सूर्य से जब बादल रहेगा या रात रहेगा या वर्षा रहेगा तो उस समय हम इस पे काम नहीं कर सकते। क्या कुछ समय इससे हमको कोई भी चीज़ के लिए क्या चाहिए, धूप चाहिए। और धूप कब नहीं होगा, जब बादल नहीं होगा, जब बारिश नहीं होगा, न रात में होगा। तो यही आपका अंतर है। तो पहला क्या हो गया, यह अनवीकरणीय, यह क्या है नवीकरणीय है। यह समाप्त हो जाएगा, यह समाप्त नहीं होगा। यह प्रदूषण फैलाता है, यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसका लागत कम है और इसका लागत क्या है ज़्यादा है। इससे हम लोग कभी भी उष्मा प्राप्त कर सकते हैं और इससे हम लोग धूप बादल या रात या वर्षा के दिन हम उष्मा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को यह 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 2025 में आएगा ही। इससे एक क्वेश्चन आएगा फिक्स है। तो आप लोग अच्छी से इसको याद कर लीजिएगा। अगर और इसका वीडियो देखना है तो आप लोग इस चैनल पे बहुत क्लास 10th और 12th के लिए वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग एक बार जरूर जाके देखिए। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।